Hello everyone. Let's start with revision lecture series of CA Inter Indirect Tax. Last time हमने चैप्टर 2 किया था, ठीक है, सप्लाई अंडर जीएसटी. नाउ वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 3 चार्ज ऑफ जीएसटी. एज यूजुअल इसके अंदर भी कुछ पॉइंटर्स है, कुछ रोड मैप है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है. फर्स्ट इज डेफिनेशन. जो जो काम की डेफिनेशन होगी अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर वो हम डिस्कस करेंगे. देन वी हैव सम कंसेप्ट ऑफ इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट. देन सेक्शन 9 जो चार्जिंग सेक्शन है इनडायरेक्ट टैक्स का, जीएसटी का. देन उसके अंदर के कुछ सब सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सब सेक्शंस है जिसको मैंने सेपरेट पॉइंटर्स बना के रखा है. देन एक छोटा सा पॉइंट है क्लासिफिकेशन एंड रेट अंडर जीएसटी, और एक कंसेप्ट है रियल एस्टेट सेक्टर का. ठीक है, मोटा मोटी ये हमें डिस्कस करना है. अभी वी आर स्टार्टिंग विद डेफिनेशंस. जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सेंट्रल टैक्स, आईजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब ठीक है, सबको पता है. मुद्दा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर का है. तो जब हम ई कॉमर्स ऑपरेटर एक कंसेप्ट है वो जब करेंगे तब इसकी डेफिनेशन कवर करेंगे. उसके अलावा एग्जाम सप्लाई, अग्रीगेट टर्नओवर, ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट. लेकिन क्या है ना, अगर आप आईसीआई मॉड्यूल देखोगे ना तो आईसीआई मॉड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 के अंदर कंपोजिशन लेवी भी आता है. बट हमने, आपको पता है क्लास में हमने कंपोजिशन लेवी को एक सेपरेट चैप्टर समझ के, एक सेपरेट चैप्टर को बना के रीड किया था और उसको उतना इंपॉर्टेंस दिया था. तो टेक्निकली ये सारी डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है. तो एज ऑफ नाउ डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बिकॉज पूरे ये वाले चैप्टर में अग्रीगेट टर्नओवर आने ही नहीं वाला. ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड कंसेप्ट, इंट्रा स्टेट सप्लाईज एंड इंटर स्टेट सप्लाईज. ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा क्विकली करेंगे, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग. इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई में हमने क्लास में बहुत सिंपली तरीके से समझा था कि देख, टेक्निकली देयर आर 3 पीपल, सप्लायर, रेसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. मतलब 3 चीजें इन्वॉल्व है, सप्लायर है, रेसिपिएंट है और प्लेस ऑफ सप्लाई. जहां तक बात इंट्रा और इंटर समझने की है तो रेसिपिएंट तेल लेने गया, आपको कंपेयर करना है सप्लायर वर्सेस प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर ये दोनों सेम स्टेट पे है, सेम, तो मैंने क्या बोला था, एक को मैच करना, मतलब ये क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई. लेकिन अगर ये दोनों डिफरेंट स्टेट में है, डिफरेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. अगर दोनों सेम स्टेट में आता है, कौन, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, देन वी विल कॉल इट एज इंट्रा स्टेट सप्लाई. लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगा. परफेक्ट. इसमें कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, वो एग्जाम्पल में आप एक बार देख लेना. बस इतना याद रखना कि जहां जहां स्टेट है उसके जगह पे यूनियन टेरिटरी वर्ड यूज हुआ तो भी चल जाएगा, उसको स्टेट के बराबर ही समझना. डन. देन सेक्शन 9 क्या बोलता है, सेक्शन 9 का पैरेलल सेक्शन सेक्शन 5 है ऑफ आईजीएसटी एक्ट. ठीक है, इसका फर्स्ट सबसेक्शन बहुत सिंपल तरीके से ये बोलता है कि आपको आपके वैल्यू पे जीएसटी लग जाएगा. कौन से वैल्यू पे, वो वैल्यू पे जो सेक्शन 15 कैलकुलेट करके देता है. सेक्शन 15 का अपने पास चैप्टर है वैल्यू ऑफ सप्लाई. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम जो टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे ना, उस टैक्सेबल वैल्यू पे तुम लोग को क्या लगाना है, रेट लगाना है. उस टैक्सेबल वैल्यू पे तुम्हें क्या लगाना है, रेट लगाना है जीएसटी का. ठीक है, और ये आगे बात क्या करते पता है, एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, तो टैक्सेबल वैल्यू पे रेट लगाना है. अभी ये क्या बोलता है पता है, कि आपका किसी भी सिचुएशन पे मैक्सिमम रेट सीजीएसटी का 20% ही हो सकता है. ठीक है, तो मैंने आपको को रिलेशन बताया था, आईजीएसटी का मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है, 40, बिकॉज सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिला के क्या बन जाता है, आईजीएसटी. परफेक्ट. और ये कौन पे करेगा, ऑफ कोर्स टैक्सेबल पर्सन. कौन पे करेगा, टैक्सेबल पर्सन. लेकिन सबसेक्शन 1 में किसी एक को आउट कर दिया, एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. मैंने आपको क्या बताया था कि सप्लाई अंडर जीएसटी जब पढ़ते हैं ना, तो वो आप उस पर्टिकुलर गेम का पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है. वहां पे जो एलिमिनेट हो जाता है वो जीएसटी की रेस से बाहर हो जाता है. फिर सेकेंड स्टेज आता है चार्ज. चार्ज के अंदर मल्टीपल स्टेजेस है, उसमें जो जो एक एक करके एलिमिनेट होते जाते हैं. ठीक है,
सप्लाई अंडर जीएसटी में शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग काफी चीजें एलिमिनेट हो गई थी। फेम सीएस अपना कोड था। अभी चार्ज ऑफ जीएसटी के अकॉर्डिंग पहला एलिमिनेशन हुआ इसका, सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब वो लीकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए काम आ रहा है, ठीक है, वो वाला के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। तो उसके ऊपर क्या लगता है आज की डेट पे? उसके ऊपर वैट ही लगता है, ठीक है। लेकिन ऐसा अल्कोहलिक लीकर फॉर जो ड्रग्स के लिए यूज हो रहा है, कौन सा ड्रग्स, मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए, तो वो उसके ऊपर जीएसटी आज भी लगता है, ठीक है। देन दूसरा एलिमिनेशन, सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड मोटर, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सब के ऊपर आज की डेट पे जीएसटी नहीं लगता। ये सब के ऊपर जीएसटी लगेगा कब? एज एंड व्हेन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, और एज ऑफ नाउ कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है इसके ऊपर। इसका मतलब इसके ऊपर भी जीएसटी एज ऑफ नाउ तो नहीं लगता। तो किस किस पे ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है फिलहाल? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम ऑयल, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस, ठीक है। फिर आता है सबसेक्शन 3 आरसीएम। सबसेक्शन 3 और 4 दोनों आरसीएम के ऊपर बात करता है। आरसीएम का समझाने से पहले आपको फॉरवर्ड चार्ज को समझना पड़ेगा। देखो, एक होता है सप्लायर और एक होता है रेसिपिएंट। जनरली सप्लायर क्या करता है? रेसिपिएंट को सप्लाई करता है और रेसिपिएंट इसको क्या करता है? पेमेंट करता है, ठीक है। जैसे ही ये पे करता है, पेमेंट करता है, तो ये पेमेंट सप्लायर किसको पे कर देता है? गवर्नमेंट को। तो ये जो टैक्स का पेमेंट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। मतलब अगर सेलर आपके बिहाफ में जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को, तो ये नॉर्मल चीज है, ये फॉरवर्ड चार्ज है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रेसिपिएंट को गवर्नमेंट को जाके टैक्स भरना पड़ता है। अपन ने क्लास में बहुत अच्छे से एग्जांपल क्रिएट किए थे कि कौन नंगे पांव जाके गवर्नमेंट को टैक्स भर रहा है, किसके पॉकेट से पैसा जा रहा है। इसमें हमने एक और छोटा सा एग्जांपल क्रिएट किया था भाई का, कि पैसे कौन दे रहा है और मैगी लेने कौन जा रहा है, और कभी कभी पैसे और मैगी दोनों को हमें ही लेने जाना पड़ता है। याद आ रहा होगा आपको, ठीक है, क्लास के एग्जाम्पल से। तो इस कभी कभी रेसिपिएंट को जब टैक्स पे करना पड़ता है ना, तो उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। आरसीएम का फुल फॉर्म है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम का फुल फॉर्म है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सप्लायर पे करे तो फॉरवर्ड, रेसिपिएंट को पे करना पड़े तो रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक लिस्ट वाले रिवर्स चार्ज और एक अनरजिस्टर्ड डीलर वाले यूआरडी वाले रिवर्स चार्ज। लिस्ट वाले रिवर्स चार्ज ही इस चैप्टर की जान है। मतलब इस चैप्टर में अगर कुछ पढ़ना है तो वो आरसीएम की लिस्ट पढ़नी है। अनरजिस्टर्ड डीलर वाला आरसीएम सिर्फ 3 है और वो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, तो वो तो क्विकली अपन कवर कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने चार्ट में वही बताया कि सप्लायर जब रेसिपिएंट को करता है और सप्लायर लायबल नहीं और रेसिपिएंट लायबल हो, इसका मतलब ये आरसीएम है। अब ये दोनों ही केस में आप जरा 2 मिनट ये समझो कि अगर रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है तो 2 केस में करना है, एक यूआरडी और एक लिस्ट वाला। तो हमें पहले कौन सा पढ़ेंगे कौन सा नहीं पढ़ेंगे वो अभी 1 सेकंड में पहले सेक्शन 9 को खत्म कर लो। देन वी हैव सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। अभी ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा कंसेप्ट हम लोग एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितना भी ई कॉमर्स ऑपरेटर का कंसेप्ट है वो डेफिनेशन के साथ एंड ऑफ द वीडियो अपन करेंगे, हालांकि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। अभी ई कॉमर्स ऑपरेटर को मैं पूरा स्किप कर दूं, देन भी तो फिर अपना बचा आरसीएम का डिस्कशन, करेक्ट, क्योंकि पूरे चैप्टर में सिर्फ सेक्शन 9 है। तो अब आरसीएम में 2 आरसीएम है, एक यूआरडी आरसीएम और एक लिस्ट वाले आरसीएम, ठीक है। यूआरडी आरसीएम को थोड़ा सा मैं डिले कर रहा हूं, थोड़ा सा अपन बात करते हैं लिस्ट वाले आरसीएम की, जो मेन चीज है जिसके लिए मेन अपना ये वीडियो रिवीजन वीडियो लेक्चर बन रहा है, ठीक है। अब वी हैव 2 ऑप्शंस, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर जो आरसीएम की लिस्ट है ना, वो टेक्निकली तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्विकली क्या फर्क पड़ता है अगर सिर्फ 5-6 चीजें कहीं पे रीड करके छोड़ देनी है तो प्लीज मैं बोलूंगा इसको रीड वंस,
क्योंकि ऑल दो तुम्हारे सीए इंटर में नहीं है, पर सीए फाइनल में कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी सामने। तो इट्स बेटर कि आप इसको रीड कर लो, ठीक है। अभी जरा समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में आरसीएम मतलब रेसिपिएंट को कब टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कुछ 6 चीजें। पहला कैशू नट्स, दूसरा बीड़ी रैपर लीव्स, टोबैको लीव्स, रॉ कॉटन व्हेन सप्लाइड बाय एग्रीकल्चरिस्ट टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तीसरा है सप्लाई ऑफ लॉटरी व्हेन सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट। फोर्थ है सिल्क यार्न व्हेन सप्लाइड बाय मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क यार्न टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन। Then we have used vehicle, seized or confiscated goods, old and used goods, waste and scrap when supplied by central government, state government, union territory or local authority to any registered person. Point number 6 है priority sector lending certificate when supplied by registered person to any registered person etc. मैंने सिर्फ रीड किया ताकि आप जब घर पे इसको ऑडियो सुनो तो एक बार आप ये सुनाई दे दे कि हाँ भाई ऐसा कुछ तो गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज है। हालांकि तुम्हारे सिलेबस में कोई एप्लीकेबल नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने क्लास में इसको बहुत डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन तो कर ही लिया था कि इसके मीनिंग क्या है और ये क्यों आरसीएम में आता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट जिसके लिए अपना ये वीडियो बन रहा है, आरसीएम सर्विस के केस में, सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में आरसीएम। तो टेक्निकली एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 13 2017, ये आया था 28 जून 2017 को। इस नोटिफिकेशन के तहत बहुत सारी सर्विसेज को आरसीएम के अंदर डिक्लेयर किया। अब वापस याद दिला देता हूं आरसीएम क्या होता है। जब सप्लायर रेसिपिएंट को कोई सप्लाई करता है तो सप्लायर को टैक्स भरने को नहीं आ रहा है, रेसिपिएंट को टैक्स भरने को आ रहा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है कि इस पूरे केस में जब हम पढ़ेंगे तो रेसिपिएंट मतलब राइट साइड वाला कॉलम जो होगा वो लायबल होगा टैक्स के पेमेंट के लिए। सब स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि अगर पर्टिकुलर सप्लाई आरसीएम में फॉल नहीं हुआ तो क्या वो सप्लाई एग्जेम्प्ट होगा क्या। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यह आता है कि ऐसा जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। एग्जेम्पशन तो एग्जेम्पशन चैप्टर में ही पढ़ पाओगे। तो आपका सवाल का आंसर यह है कि इफ नो आरसीएम देन फॉरवर्ड चार्ज। ये मैं हर पॉइंट में आपको याद दिलाते रहूंगा, ठीक है, कि अगर ये केस में आरसीएम नहीं एप्लीकेबल है तो वो एग्जाम तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, तो उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स लगेगा। ये अलग बात है कि एग्जाम्शन चैप्टर उसको भी एग्जाम कर दे, वो अलग बात है। चलो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर है सप्लाई ऑफ सर्विस बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टू स्पेसिफिकली 7 पीपल। जीटीए सर्विस प्रोवाइड की जा रही है स्पेसिफिकली ये 7 लोगों को। पहले ये 7 लोग है कौन? फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी लॉ में फिर हो, फिर पार्टनरशिप फॉर्म एंड एओपी। एओपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये 7 लोग कौन हो गए? फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फॉर्म, एओपी एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये 7 लोग अगर है रेसिपिएंट तो आरसीएम में फॉल हो जाएंगे। लेकिन जीटीए का आरसीएम इतना इजी नहीं है, तो इसके लिए अपने नीचे एक चार्ट बनाए थे, वो चार्ट अपन देख लेते हैं। अब सुनो, ये बहुत सिंपल बोलता है कि अगर जीटीए आरसीएम में फॉल हो रहा है तो ये 7 लोगों को पे करना पड़ेगा। लेकिन जीटीए के पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन ये है कि वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में पे कर सकते हैं। फॉरवर्ड चार्ज में पे करना मतलब आईटीसी को अवेल करना, आईटीसी का बेनिफिट उठाना। लेकिन अगर फॉरवर्ड चार्ज में पे नहीं करते हो, आरसीएम में पे करते हो, तो ऑफ कोर्स आपको आईटीसी का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन सप्लायर के हाथ में नहीं है, मतलब ये ऑप्शन रेसिपिएंट के हाथ में नहीं है, ये ऑप्शन किसके हाथ में? जीटीए मतलब सप्लायर के हाथ में। अभी पूरा डिस्कस करते हैं। अगर सप्लायर ने मतलब जीटीए वाले ने 5% मतलब आरसीएम के तहत टैक्स पे करने की ऑप्शन चूज किए तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सामने वाले कौन है। अगर उसने 5% पे टैक्स पे कर रहा है और सामने वाले वो रेसिपिएंट है
जो अदर देन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, मतलब वो 7 लोग नहीं है, तो जरा सोचो आरसीएम लगेगा क्या? नहीं लग सकता, क्योंकि आरसीएम में वो 7 पीपल होना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला था, इफ नो आरसीएम देन फॉरवर्ड। तो सवाल उठता है कि क्या जीटीए टैक्स पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज में? देन उन लोग ने क्लैरिफिकेशन लाया कि नहीं, ये पूरी तरह से एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड, कुछ तो टेक्निकल, ठीक है। तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब अगर मैंने 5% में टैक्स पे करने का ऑप्शन लिया हूं और सामने वाला वो स्पेसिफाइड पीपल है, मतलब वही 7 लोगों में से कोई एक है, तो आरसीएम लग जाएगा। तो एज अ जीटीए मुझे पे नहीं करना, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है। बट अगर मैंने 12% वाला ऑप्शन लिया है, मतलब कि देयर इज ऑप्शन, तो 12% और 5%, तो मैंने अगर 12% वाला ऑप्शन लिया है, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा सामने वाला कौन है। अगर सामने वाला रेसिपिएंट वो वाला रेसिपिएंट है जो 7 लोगों में से नहीं आता, तो ये एग्जम्प्ट है। अगर सामने वाला रेसिपिएंट वो 7 लोगों में से आता है, पर मैंने तो 12% वाला लिया है, तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। और इस यहाँ पे इंसान कौन लायबल होगा? जीटीए खुद, ठीक है। तो ये पूरे इस चार्ट को मैं समराइज करता हूँ, बहुत सिंपल है। अगर 7 लोग में से रेसिपिएंट कोई भी नहीं है ना, तो पूरा का पूरा सप्लाई एग्जम्प्ट, फिर चाहे उसने 5% लिया हो या 12, सप्लाई एग्जम्प्ट। लेकिन अगर सामने वाला वो 7 लोगों में से है ना, तो फिर बात आती है कि जीटीए ने क्या ऑप्शन लिया है। अगर जीटीए ने आरसीएम लिया है, तो फिर वो 7 लोगों में से जिसको सप्लाई कर रहा है वो टैक्स पे करेगा। अगर जीटीए ने फॉरवर्ड लिया है, तो जीटीए खुद टैक्स पे करेगा। यहां पे ना एक छोटा सा कैच है, ऐसा जीटीए जिसने 5% का ऑप्शन लिया है, लेकिन वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना चाहता है, तो कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज की रेट तो 12% है ना विथ आईटीसी। तो 12% के ऊपर बेनिफिट ले सकते हो, 5% के ऊपर बेनिफिट नहीं लिया जा सकता। तो आप 5% के ऊपर फॉरवर्ड भी लो, फिर बेनिफिट भी लो, तो टेक्निकली यू आर ट्राइंग टू पे टैक्स अराउंड 1% और 0%। तो ये नहीं चलेगा, दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिल सकता। या तो आप 5% पे पे करो विदाउट आईटीसी, या तो आप 12% पे पे करो विद आईटीसी, ठीक है। तो पूरा जीटीए समराइज करता हूं, खत्म हो गया जीटीए, इतना ही था। सबसे पहले सप्लायर कौन होना चाहिए? जीटीए। रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? ये 7 लोगों में से कोई एक। अगर 7 लोगों में से कोई एक नहीं है, तो ये पूरा सप्लाई क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। अगर ये 7 लोगों में से ही है, तो चेक करना पड़ेगा जीटीए ने कौन सा ऑप्शन लिया है। अगर जीटीए ने 6% मतलब 12% वाला ऑप्शन लिया है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज, तो फिर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज है, तो फिर जीटीए पे करेगा। लेकिन अगर जीटीए ने ये वाला ऑप्शन नहीं लिया, जीटीए ने कौन सा ऑप्शन लिया? आरसीएम का, रिवर्स चार्ज का, तो फिर ये 7 लोगों में से कोई एक टैक्स पे करेगा। मतलब कोई एक, मतलब जिसको सप्लाई किया वो टैक्स पे करेगा, ठीक है। ये कोड लिखा है, हालांकि इसके लिए कोड की जरूरत नहीं है। आप सिंपल याद रखो, फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, फिर रजिस्टर्ड पर्सन, फिर बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप, एओपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। अब इसमें ना रजिस्टर्ड पर्सन में तो सारे लोग आ गए ना जीएसटी के अंदर। तो बोलता है कि कभी कभी क्या होता है पता है, जीएसटी में हमारे पास एक टॉपिक है टीडीएस एंड टीसीएस। उसके अंदर ना टीडीएस में आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या, जो भी गवर्नमेंट बेसिकली, फिलहाल आप गवर्नमेंट समझो, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट का कोई एजेंसी या फिर कोई लोकल अथॉरिटी, बीएमसी या ऐसा कुछ, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वगैरह, ये लोगों को पता है रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है कभी कभी, जस्ट बिकॉज ऑफ टीडीएस का कंप्लायंस। अगर उनके लाइफ में टीडीएस नाम की चीज नहीं आती ना, तो उनके लाइफ में कभी भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का कोई सेंस ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं करते, मतलब वो कोई धंधा नहीं करते जिसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़े। तो यहाँ पे उनके लिए तो ये गलत बात हो जाएगी ना कि इन्होंने रजिस्टर्ड पर्सन तो है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ टीडीएस के पर्पस से रजिस्ट्रेशन है, इसीलिए वो लोग को हटाया है। बोलता है कि ऐसे लोगों के ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया है जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्लायंस ऑफ टीडीएस, जैसे कि डिपार्टमेंट या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसी, ठीक है, जिसने सिर्फ टीडीएस के कंप्लायंस के लिए लिया है। दूसरा, एक और ऐसी कैटेगरी है जिनके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा, और वो हम पढ़ चुके हैं,
ऐसा जीटीए जिसने फॉरवर्ड चार्ज लिया है तो ऑफकोर्स आरसीएम नहीं लगेगा। करेक्ट। अभी एक चीज याद रखना, ये बोलता है कि फॉरवर्ड चार्ज जब लिया होगा ना तो सामने 7 लोगों वालों को सपना नहीं आएगा कि तुमने फॉरवर्ड लिया है। तुम्हें एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि देख भाई तू टैक्स मत भरना, मैं टैक्स भरने वाला हूं क्योंकि मैंने फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट किया है। समझ रहे हो? ठीक है। नंबर टू बहुत अच्छा पॉइंट है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट और बाय लीगल सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मेरी बात ध्यान से सुनो। सर्विस का नाम है लीगल सर्विस, सप्लायर है इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट। ये तीनों लोगों ने लीगल सर्विस दिया है किसी भी बिजनेस एंटिटी को, तो आरसीएम में बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे अगर बिजनेस एंटिटी नहीं हुआ तो भाई बहुत ऑब्वियस है, इफ नो आरसीएम देन फॉरवर्ड, तो एडवोकेट टैक्स पे करेगा। बट अभी ये तो रिवीजन है, तो क्लास तो कंप्लीट हो चुका है, तो हमें मालूम है कि एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर ये बोला गया है कि ऐसे एडवोकेट ये एडवोकेट अगर किसी बिजनेस एंटिटी को टैक्स सर्विस देते हैं और वो बिजनेस एंटिटी, क्या बोला मैंने, वो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर अप टू 20 लाख है, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिमिट से नीचे है, तो उस पर्टिकुलर केस में एग्जेम्प्ट हो जाएगी सप्लाई। एंड ये भी बोला है कि ऐसा ये एडवोकेट जिनको सर्विस देता है जो बिजनेस एंटिटी नहीं है, अदर देन बिजनेस एंटिटी को देता है, तो वो पूरी सर्विस एग्जेम्प्ट है। एक चीज याद रखना, क्लास में मैंने बताया था एडवोकेट कभी टैक्स पे नहीं करेगा, ये याद रखना, एडवोकेट कभी टैक्स पे नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए एग्जेम्पशन ही है। अब वापस समझाता हूं, इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट, कोई भी एडवोकेट हो, वो जब बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा तो आरसीएम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी नहीं है तो फिर एग्जेम्प्ट। बिजनेस एंटिटी वो है जिसका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो एग्जेम्प्ट। 20 लाख, 40 लाख और 10 लाख जो भी डिपेंड करता है कि वो आप कौन से स्लैब में आते हो, रजिस्ट्रेशन के लिमिट से, है ना। डन। लीगल सर्विस का मीनिंग बताया, ये आपको पता है, एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट है, अब थोड़े से टाइम पास पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सर्विस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है किसको, बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। पॉइंट नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्सरशिप। पता है स्पॉन्सरशिप में नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पॉन्सरशिप में जब आप क्वेश्चन नंबर 1 या 2 है अपने क्वेश्चन बैंक में वो करोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि स्पॉन्सरशिप सर्विस में सबसे बड़ी डिफिकल्टी इस बात की आती है कि कौन सप्लायर है, कौन रेसिपिएंट है, ये फाइंड करना। तो यहाँ पे नॉलेज वाइज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कि वो तो इजी है कि अगर मैंने स्पॉन्सरशिप सर्विस दी है, कोई भी दो, पर मैंने दी है बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को, तो उस केस में बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम। देन वी हैव सर्विस सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू एनी बिजनेस एंटिटी। मतलब यहाँ पे सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट। मैं इसको पूरा गवर्नमेंट बोलता हूँ, ठीक है। तो सप्लायर कौन है, गवर्नमेंट, और रेसिपिएंट कौन होना चाहिए, बिजनेस एंटिटी। आप इसको ना ऐसे रैंडमली याद करके नहीं जा सकते, आपको ना ये वाला कैटेगरी बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा कि रेसिपिएंट कौन होना चाहिए। तो रेसिपिएंट अगर बिजनेस एंटिटी है तो उस केस में आरसीएम लग जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को देने वाली सारी सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है। कुछ ऐसी सर्विसेज को कुछ ऐसी सर्विसेज को एक्सक्लूड किया गया है जो जिसके अंदर आरसीएम नहीं आ सकता। पहला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये यहां से तो एक्सक्लूड करते हैं और नीचे ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये दोगलापन क्यों, अगर ऊपर से हटाना ही था तो नीचे ऐड करना ही था तो ऊपर से हटाया क्यों, क्योंकि दोनों के रेसिपिएंट अलग है। ये वाला पॉइंट अगर इसमें इंक्लूड होता ना तो रेसिपिएंट कौन होता, बिजनेस एंटिटी। उनको बिजनेस एंटिटी को इस केस में लायबल नहीं करवाना है, तो इस केस में किसको लायबल करवाना है ये इस पॉइंट में पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे कोई भी सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी देता है बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस। दूसरा, सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट
एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवेज। ठीक है, ये आया कब से अमेंडमेंट? 20 अक्टूबर 2023 से। दूसरा, सर्विस इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रिसिंट्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट पोर्ट और एयरपोर्ट। प्रिसिंट्स का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से जैसे कि अगर ये एयरपोर्ट है तो ये जो इसका बॉर्डर है ना, ये जो वॉल है ना, ये बॉर्डर मतलब टेक्निकली वो उसका जो भी वॉल का बॉर्डर बना के रखे ना, वो एरिया उसके अंदर दो या उसके बाहर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसी सर्विसेज जो एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड है, ठीक है, वो वाली सर्विस को छोड़ के। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर को छोड़ के। पूरा पॉइंट समराइज करता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी कभी भी कोई भी सप्लाई करेंगे बिजनेस एंटिटी को, तो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। वो ये पूरे पॉइंट में ये दो सर्विस नहीं आ सकती। पहला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाला सर्विस या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मतलब इंडियन रेलवे का सर्विस। तीसरा, एयरक्राफ्ट और वेसल के रिलेशन में सर्विस। और चौथा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर का सर्विस। खत्म। अब ये सब गवर्नमेंट देगा तो। हाँ, देन पॉइंट नंबर 5A जो यहां से हटाया था ना, वो यहां इंक्लूड कर दिया कि सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अंदर इंडियन रेलवे को छोड़ के, एंड स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। ये सब बाइफिकेट क्यों किया? क्योंकि बाबा इंडियन रेलवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाता ना, इसीलिए उसके केस में बोला कि इंडियन रेलवे को छोड़ के। तो ऐसी सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है या स्टेट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसको देता है? ये इंपॉर्टेंट है। ये देता है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल है। इसका मतलब पता है क्या कर रहे थे ये लोग ना, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर यहाँ इंक्लूड करते ना, तो इनका टैक्सेबिलिटी का जो स्कोप है ना, वो चेंज हो जाता, और यहाँ पे इंक्लूड करने से चेंज हो जाता है। यहाँ पे बिजनेस एंटिटी अगर अनरजिस्टर्ड है ना, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता फॉर दिस पर्पस। लेकिन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में वो लोग ने ये बोला कि हमारे लिए जब आप स्पेशली रजिस्ट्रेशन मत लो, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड इंसान हो, फिर चाहे आप बिजनेस एंटिटी हो या नहीं हो, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड इंसान हो तो आपको आरसीएम में पे करना ही पड़ेगा। क्लास में इसके ऊपर सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपन ने डिस्कस किए थे, अभी रिविजन है इसलिए आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं। देन वी हैव सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ये तो अपन ने एग्जाम्पशन चैप्टर में भी रीड करने वाले कि कोई भी इंसान अगर एनी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो फिर क्या हो जाता है, वो आरसीएम लग जाता है। लेकिन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं देता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। डन। फिर आता है सर्विस पर सप्लाइड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ टीडीआर एंड एफएसआई, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स, या इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई। ये सर्विस देता है एनी पर्सन टू प्रमोटर, तो प्रमोटर विल पे टैक्स। ठीक है, इसका एग्जांपल अपन ने धारावी और अडानी का बहुत अच्छे से ड्रॉ करके बनाया था। देन लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड 30 years और मोर बाय एनी पर्सन अगेंस्ट कंसिडरेशन। कोई एक पर्सन है जो अपना लैंड दे रहा है 30 years या उससे ज्यादा के लीज पे और प्रमोटर को दे रहा है, तो उसके इसमें प्रमोटर विल पे टैक्स। अच्छा, कंसिडरेशन कोई भी नाम से हो सकता है, सलामी कॉस्ट, प्रीमियम या कॉस्ट या प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस, कोई भी नाम से लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इन सब्सटेंस वो कंसिडरेशन है। देन अगर कोई डायरेक्टर है, वो अपनी ही कंपनी मतलब जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है, वो उसी अपनी कंपनी को टैक्स पे सर्विस देता है, तो उस केस में आरसीएम लगता है। तो मैं बोल रहा हूं उस केस में क्या लगता है, आरसीएम लगता है। फिर अभी रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट किया, रिसेंटली कुछ क्लैरिफिकेशन किया कि अगर कोई डायरेक्टर है जो अपनी ही कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस देने पे आरसीएम लगता है, दैट्स फाइन। बट अगर वो डायरेक्टर अपनी कंपनी को एज अ डायरेक्टर सर्विस नहीं दे रहा है, इन पर्सनल कैपेसिटी पे सर्विस दे रहा है। पर्सनल कैपेसिटी मतलब वो अब फॉर एग्जांपल मैं सीए एज अ डायरेक्टर रिलायंस में डायरेक्टर हूं, ठीक है। डायरेक्टर की जो जॉब है उसके अकॉर्डिंग मैं जो सर्विस दे रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं।
मैं बात कर रहा हूँ कि मान लो कि मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग भी किया है फॉर एग्जांपल, और उनको घर का इंटीरियर करवाना है, मैं एज अ इंटीरियर डिजाइनर उनकी हेल्प कर रहा हूँ, उनके घर का इंटीरियर डिजाइनिंग करके दे रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर केस में आरसीएम नहीं लग सकता। फिर चाहे मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे एज अ डायरेक्टर एक्ट नहीं कर रहा हूँ ना, तो इस केस में तो नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, ऐसा ये क्लैरिफिकेशन है। लेकिन अगर मैंने इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर किया तो आरसीएम लगेगा। फिर कुछ टाइम पास पॉइंट है कि अगर इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देता है तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी आप टैक्स पे करेगी। रिकवरी एजेंट कोई भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को सर्विस देता है तो ये लोग पे करेंगे, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी से। फिर ये बैंकिंग वाले और दो तीन पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि जैसे कि बिजनेस सॉरी बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विस देते हैं तो बैंकिंग कंपनी टैक्स पे करेंगे। एजेंट ऑफ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को सर्विस देते हैं तो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट टैक्स पे करेंगे, ठीक है। और इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स बैंकिंग कंपनी और एलएलपी को टैक्स पे करते हैं तो बैंकिंग कंपनी और एलएलपी टैक्स पे करेंगे। मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी आरबीआई को सर्विस देते हैं तो आरबीआई टैक्स पे करेंगे। आरसीएम का लॉजिक बहुत सिंपल है, छोटे लोगों को नहीं पकड़ सकते तो बड़े लोगों को पकड़ो, ठीक है। इसका एग्जांपल अपने क्लास में क्या किया था कि पुराने मूवीज में क्या होता है कि अगर हीरो बहुत स्ट्रांग है तो फिर वो लोग हीरो को नहीं पकड़ते, वो लोग क्या करते हैं, माँ बेटी को पकड़ते हैं, ठीक है, और फिर वो लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे ना सप्लायर इतना स्ट्रांग या इतना छोटा है कि हाथ में नहीं आ रहा है तो फिर उसको इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड लोगों को पकड़ दे, बड़े लोगों को जो इजीली हाथ में आ सकते हैं। डन। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किया। अब जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 9 और 9 है। अब सुनो, म्यूजिक कंपोजर हूं मैं फोटोग्राफर हूं या मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं इन दिस कैपेसिटी सर्विस दे रहा हूं म्यूजिक कंपनी को या प्रोड्यूसर को या उसी के बराबर कोई लोगों को जिसको मेरी सर्विस चाहिए। उस पर्टिकुलर केस में मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, म्यूजिक कंपनी पे करेगी। इसका बहुत सिंपल अपन ने एग्जांपल लिया था कि मान लो मैं विशाल शेखर हूं और मैं टी सीरीज को सर्विस देता हूं तो टी सीरीज विल पे टैक्स। वैसे ऑथर हूं मैं और पब्लिशर को सर्विस देता हूं तो पब्लिशर विल पे टैक्स। मैं ऑथर हूं, मान लो मेरा इनडायरेक्ट टैक्स का बुक है, ठीक है, और मेक माई डिलीवरी अपना पब्लिशर है तो उस केस में मेक माई डिलीवरी टैक्स पे करेगा, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑथर को एक ऑप्शन है फॉरवर्ड चार्ज का, जैसे जीटीए को नहीं था वैसे ही। तो अगर ये ऑप्शन ऑप्ट करता है ना तो फिर ऑथर पे करेगा, पब्लिशर पे नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन जैसे ही उसने ऑप्ट किया ना तो उसको ऑफकोर्स रजिस्ट्रेशन लेके डिक्लेरेशन देना पड़ेगा सामने वाले को कि सुन तू टैक्स पेमेंट करना, मैं करूंगा क्योंकि मैंने फॉरवर्ड ऑप्ट किया है। बस ये क्लैरिफिकेशन है। ये वाला ऑप्शन म्यूजिक कंपोजर को नहीं है तो लोग ना क्या करते हैं, इसको साथ में पढ़ते हैं और फिर इसके लिए भी ऑप्शन फॉरवर्ड अज्यूम कर लेते हैं। इसके लिए ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ऑथर के लिए ऑप्शन है। ये हो गया, ये सब टाइम पास छोटे छोटे पॉइंट हो गए। देन वी हैव सिक्योरिटी सर्विसेज जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है। सुनो, मैं सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। बट अगर मैं सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं और मैं एक सिंगल सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूं, मैं खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट हूं, मेरी खुद की एक एजेंसी है, बहुत बड़ी बॉडी कॉर्पोरेट में रजिस्टर्ड हूं और मेरे अंडर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड है और मैं सिक्योरिटी गार्ड को अलॉट करता हूं, तो बाबा तू खुद इतना बड़ा है तो तेरे को सीधा पकड़ सकता हूं मैं, तो फिर फॉरवर्ड लगेगा। इसीलिए यहां पे अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट बोला है, ठीक है। However, nothing contained in this entry shall apply to सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, तो ये सेम जीटीए वाला पॉइंट हो गया। एंड ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहे हैं, इन लोगों को छोड़ के, मतलब ये एक्सेप्शन इसका है रजिस्टर्ड पर्सन का, मतलब ये रजिस्टर्ड पर्सन में ये लोगों को छोड़ के बाकी सब पे आरसीएम लगता है। तो इन लोगों के ऊपर क्या लगेगा, इन लोगों के ऊपर फॉरवर्ड लग जाएगा, नॉर्मल जैसे लगते वैसे, ठीक है। और अगर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो फॉरवर्ड लग जाएगा। तो इफ नो आरसीएम देन फॉरवर्ड, सिंपल। फिर आता है सप्लाई प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। इसको पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक ऐसा इंसान
जो रेंट पे देता है मोटर व्हीकल को, किसको? एनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो उस पर्टिकुलर केस में बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा, ये एनी पर्सन नहीं। बट ये एनी पर्सन खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर फॉरवर्ड में ही पे करेगा ना, बिकॉज नो आरसीएम देन फॉरवर्ड। ये जीटीए से काफी सिमिलर है, बिकॉज यहां पे भी सप्लायर को एक ऑप्शन दिया गया है फॉरवर्ड चार्ज का, मतलब 6% में टैक्स पे करने का, 12%। अगर इन्होंने ये ऑप्शन ऑप्ट किया तो उस पर्टिकुलर केस में फॉरवर्ड लग जाएगा। तो कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जीटीए ही जैसा एक और चार्ट बनाया अपन ने। समझने की कोशिश करना। अगर मैं कौन हूं? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को रेंट करने का सर्विस देता हूं और मैंने 5% में टैक्स पे कर रहा हूं, तो देखना पड़ेगा कि मैं एज ए सप्लायर कौन हूं। अगर मैं सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हूं, मतलब मैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूं मैं, अब देखो सामने वाला कौन है? सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आरसीएम लग जाएगा। यही तो बात कर रहे हैं हम आरसीएम में कि मैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, तू बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, तो तू टैक्स पे करेगा। बट मैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूं, पर सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट, सामने वाला भी नहीं, सॉरी सामने वाला भी नहीं, मैं तो हूं नहीं हूं और सामने वाला भी नहीं है, तो आरसीएम लगेगा क्या? नहीं। तो अगर इस केस में नो आरसीएम है, तो मैंने क्या बोला था? इफ नो आरसीएम देन फॉरवर्ड। अब और थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखते हैं। मैं 5% में पे कर रहा हूं, लेकिन मैं ना बॉडी कॉर्पोरेट खुद हूं, मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूं। अरे तू अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर आरसीएम में नहीं आ सकता ना यार, और अगर आरसीएम में नहीं आ सकता तो फॉरवर्ड। मैं 12% में पे करता हूं, तो बात ही खत्म, 12% है ही फॉरवर्ड चार्ज का। ठीक है, इसमें भी जीटीए वाला सेम पॉइंट है कि अगर मैंने 5% में टैक्स पे कर रहा हूं ना, तो मैं आईटीसी तो नहीं ले सकता। अगर 12% में पे कर रहा हूं ना, तो मैं आईटीसी ले सकता हूं। नो आईटीसी, यस आईटीसी। ठीक है ना, परफेक्ट। यहां पे मैंने लिखा है वैसे, ये रहा लिमिटेड टू आईटीसी। ठीक है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस ले सकता, इस मतलब इस पर्टिकुलर केस में आईटीसी ले सकता, और 12% में आईटीसी ले सकता हूं। डन। ओके, तो ये हो गया अपना रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। एक बार सारे हो जाएंगे, मैं क्विकली सारा डिस्कस कर लूंगा। फिर पॉइंट नंबर 16, ये अपना लास्ट है। अच्छा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का मीनिंग क्या है? ऐसा व्हीकल जो पैसेंजर कैरी करता है और जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होता है आपके कंसिडरेशन में, जो रेसिपिएंट से तुम चार्ज करते हो। ठीक है, प्रोवाइडेड टू बॉडी कॉर्पोरेट, ये उसकी बात कर रहे हैं। मतलब कि आप एक ऐसा मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहे हो जिस रेंट के अंदर फ्यूल वगैरह इंक्लूडेड है। ठीक है, नीचे मैंने बाइफिकेशन किया कि पैसेंजर को कैरी करना और रेंट पे मोटर व्हीकल देना, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर लास्ट पॉइंट है लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। प्रोवाइडर कौन होना चाहिए? लेंडर। और रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? बोरोवर। तो बोरोवर पे करेगा, खत्म। अब सारे आरसीएम को मैं क्विकली डिस्कस करता हूँ, बिना देखे एक बार ट्राई करते। ठीक है, पहला जीटीए। जीटीए में प्रोवाइडर जीटीए होगा, रेसिपिएंट फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये 7 लोगों में से अगर कोई है तो आरसीएम लग सकता है। अगर ये 7 लोगों में से कोई नहीं है तो पूरा एग्जाम्प्ट कर देना, पूरा। अगर ये 7 लोगों में से है तो फिर बात आती है जीटीए ने कौन सा ऑप्शन लिया। जीटीए ने अगर आरसीएम लिया तो जीटीए पे नहीं करेगा, वो 7 लोग करेंगे। जीटीए ने फॉरवर्ड पे किया है तो फिर फॉरवर्ड में जीटीए पे करेगा। जीटीए ने 5% पे फॉरवर्ड किया है तो फिर कर सकता है, पर आईटीसी नहीं ले सकता। डन। फिर आता है एडवोकेट वगैरह। तो जितने भी एडवोकेट है, सीनियर, फर्म और इंडिविजुअल, ये सर्विस देते हैं, लीगल सर्विस देते हैं। किसको? बिजनेस एंटिटी को। तो बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करता है। ये हो गया इंपॉर्टेंट मेरे को जो याद है तो मैं डिस्कस करता हूँ। फिर स्पॉन्सरशिप सर्विस। स्पॉन्सरशिप सर्विस में प्रोवाइडर कोई भी होगा चलेगा, लेकिन पता है इसके अंदर बिजनेस एंटिटी वर्ड यूज नहीं था, इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म यूज किया था स्पॉन्सरशिप में। तो ये इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस एंटिटी वर्ड यूज नहीं था इसके अंदर, बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म। फिर आता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इसके लिए बिजनेस एंटिटी है। फिर गवर्नमेंट के 3 पॉइंट आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी किसी को भी सर्विस दे
बिजनेस एंटिटी को, किसी भी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे तो आरसीएम लगता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में 4 सर्विस को एक्सक्लूड करना है। एक, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन रेलवे का सर्विस, फिर सप्लाई इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इन इनसाइड और आउटसाइड, गुड्स और पैसेंजर को कैरी करना, गुड्स और पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करना, ये इनको छोड़ के। अगर मैं एज अ गवर्नमेंट किसी रजिस्टर्ड इंसान को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सप्लाई करता हूं तो वो रजिस्टर्ड इंसान टैक्स पे करेगा। अगर मैं एज अ गवर्नमेंट नहीं, एज अ नॉर्मल इंसान रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग करता हूं तो सामने वाला अगर रजिस्टर्ड इंसान है तो फिर आरसीएम पे करेगा, और नहीं है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। टीडीआर और एफएसआई ये दोनों प्रमोटर को मैं सप्लाई करता हूं तो फिर प्रमोटर पे करेगा। लॉन्ग टर्म लीज अगर वही सेम प्रमोटर को करूंगा तो प्रमोटर टैक्स पे करेगा, खत्म। डायरेक्टर किसी भी कंपनी को सर्विस देता है तो आरसीएम लग जाएगा। लेकिन अगर अच्छा, इसमें डायरेक्टर में एक और थोड़ा क्लैरिफिकेशन सुन लो। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई है तो वो सप्लाई नहीं है, शेड्यूल 3। डायरेक्टर का टीडीएस 194 192 में नहीं कटता, 194J में कटता है, तो फिर वो प्रॉपर डायरेक्टर है। डायरेक्टर कंपनी को सप्लाई करता है इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर तो आरसीएम लग जाएगा। डायरेक्टर कंपनी को पर्सनल कैपेसिटी पे करता है तो फॉरवर्ड लगेगा। ये सब टाइम पास। म्यूजिक कंपोजर, कोई भी म्यूजिक कंपनी, फोटोग्राफर, कोई भी प्रोड्यूसर या आर्टिस्ट, कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी आपके रिलेटेड लोगों को सर्विस देता है तो वो लोग पे करेंगे। ऑथर पब्लिशर को करता है तो पब्लिशर पे करेगा, बट इसके केस में एक ऑथर को फॉरवर्ड का ऑप्शन है। फिर सिक्योरिटी सर्विस में कोई भी इंसान सिक्योरिटी सर्विस देता है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को तो रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा। लेकिन सिक्योरिटी इंसान जो प्रोवाइड करता है वो खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर पे नहीं करेगा। अब अगर आरसीएम लग रहा है तो वो रजिस्टर्ड इंसान को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, तो वो लोग इंक्लूड इसके अंदर नहीं हो सकते। एंड कंपोजिशन स्कीम वाले इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, अगर मैं कोई ये तो अभी पढ़ा अपन ने कि अगर मैं कोई एक नॉर्मल इंसान और बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा हूं तो बॉडी कॉर्पोरेट आरसीएम में पे करेगा। मैं खुद बॉडी कॉर्पोरेट हूं तो फॉरवर्ड लग जाएगा, ठीक है। और या फिर मैं बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूं लेकिन सामने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी फॉरवर्ड लग जाएगा, खत्म। इस तरह से अपने ये सारे आरसीएम यहाँ पे एंड होते हैं। ये वही 192 वाले सारे पॉइंट्स ये रख। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में क्या डिफरेंस है? वेयर द बॉडी कॉर्पोरेट हायर्स द मोटर व्हीकल, मतलब कि मान लो मैं एक बड़ी कंपनी और मैंने एक मोटर व्हीकल को हायर किया है मेरे एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो ये वाला जो केस है ये आरसीएम में आ जाएगा क्योंकि मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूं और मैं हायरिंग ले रहा हूं। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट अवेल करता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फॉर अ स्पेसिफिक जर्नी और वोयाज एंड डज नॉट टेक व्हीकल ऑन रेंट, मतलब कि टेक्निकली पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का मैं पैसा दे रहा हूं, मैं रेंट पे नहीं ले रहा, तो इस पर्टिकुलर केस में ये आरसीएम नहीं लग जाएगा। आरसीएम के सर्विस में ये फॉल नहीं होता, ठीक है। ये सारे आरसीएम खत्म हो गए। अब आता है सर्विस आरसीएम सर्विस अंडर आईजीएसटी। टेक्निकली ये सीए फाइनल में आपको एप्लीकेबल है, बट क्विकली सुन लो कि अगर आप नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब अच्छा ये आरसीएम है ना, जहां जहां पे भी रेसिडेंट है ना वो सब लोकेटेड, मतलब दे शुड बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब विद इन इंडिया। लेकिन अगर कोई आउट ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी से कोई अंदर वाले कोई भी इंसान को अगर सप्लाई करता है, कौन सा वाला सप्लायर? ऑनलाइन सर्विस वाला, बेसिकली नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, तो ये सीए फाइनल में तुम्हारा कवर होता है, ठीक है। या कोई भी पर्सन इंपोर्ट करवाता है तो इंपोर्टेड टैक्स पे करता है अंडर आरसीएम, ठीक है। टाइम पास है। अब आता है क्लासिफिकेशन और रेट अंडर जीएसटी। गुड्स का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे आपका सीए इंटर एक वो है, क्या नाम है इसका, कोर्स, उसके अंदर 6 सब्जेक्ट्स है। 6 सब्जेक्ट्स के अंदर एक सब्जेक्ट है टैक्स के अंदर और 2 पार्ट है, डीटी और आईडीटी। उसके अंदर चैप्टर्स के नाम है, उसके अंदर सेक्शंस के नाम है, सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस है। वैसे ही ये लेयर्स है, ठीक है। एचएसएन और एसएससी कोड को बांटने के लिए, एचएसएन मतलब हार्मोनाइजिंग सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, और सर्विस कोड, ये लोग को बांटने के लिए इस तरह से कुछ चैप्टर हेडिंग बताते हैं। एंड ये कुछ पॉसिबल रेट है। ये रेट प्लीज आप एक बार देख लेना, एमसीक्यू में गलती से कभी आ गया तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मैं आपको खाली इतना हेल्प करके दे सकता हूं इसमें कि कॉमन रेट को मार्क कर लो। 6% दोनों में है, 9% दोनों में है।
14% दोनों में है, ठीक है, 2.5% दोनों में है, बस बाकी दोनों अलग अलग है। तो जो कॉमन है वो या रट्टा मान लो, और बाकी जो अलग अलग है वो किसी भी कोई भी कुछ तो जैक लगाओ, लेकिन याद कर लो कि गुड्स के केस में ये दोनों अलग है और सर्विस के केस में ये और ये दोनों अलग है, ठीक है, डन। अब आता है, अब अभी अपने पूरे वीडियोस में सिर्फ दो कंसेप्ट बाकी है, रियल एस्टेट सेक्टर और ई कॉमर्स ऑपरेटर। रियल एस्टेट सेक्टर क्या बोलता है? ये बोलता है कि रियल एस्टेट सेक्टर मतलब आप ये समझो कि वही कंस्ट्रक्शन सर्विस पे जो टैक्स लग रहा है उसकी बात हो रही है। बोलता है इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी अंडर रियल एस्टेट सेक्टर क्या होती है, प्रमोटर कैसे टैक्स पे करेगा। 1% विदाउट आईटीसी ऑन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउस। अगर मैं आईटीसी नहीं लेना चाहता तो मुझे टैक्स लग जाएगा 1%। किस केस में? अफोर्डेबल हाउस। अफोर्डेबल हाउस का मतलब होता है एक तरह से छोटे घर जिसको अफोर्ड किया जा सके, मतलब जिसका एरिया या तो 60 स्क्वायर मीटर हो या 90 मेट्रो सिटी में 60 स्क्वायर मीटर हो या 90 स्क्वायर मीटर हो नॉन मेट्रो सिटी में, एंड वैल्यू अप टू 45 लाख हो। मतलब ऐसा एरिया जिसका ऐसा फ्लैट जिसका एरिया 60 स्क्वायर मीटर तो है लेकिन उसका वैल्यू 50 लाख है तो इसमें फॉल नहीं होगा। या ऐसा फ्लैट जिसका वैल्यू 45 लाख तक ही है लेकिन एरिया 60 स्क्वायर मीटर या 90 से ज्यादा है तो वो भी इसमें फॉल नहीं होगा। दोनों फुलफिल होना चाहिए, देन उसको बोल सकते हो अफोर्डेबल हाउस। और उस केस में 1% में आप विदाउट टेकिंग आईटीसी पे कर सकते हो, बट 5% विदाउट आईटीसी पे करना पड़ेगा अगर वो हाउस अफोर्डेबल नहीं है तो। अगर वो हाउस अफोर्डेबल नहीं है तो, या कमर्शियल अपार्टमेंट है, या क्या है, कमर्शियल अपार्टमेंट। आपने देखा ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग के नीचे छोटे छोटे शॉप्स बनाते हैं, है ना, तो वैसा अगर कुछ है तो अलग बात है, ठीक है। तो कमर्शियल अपार्टमेंट सच एज शॉप्स, ऑफिस एटसेट्रा in residential real estate project in which the carpet area of commercial apartment is not more than 15% of total carpet area of all apartments। मतलब सारे अपार्टमेंट का 15% से ज्यादा एरिया नहीं है तो आपका वो कमर्शियल अपार्टमेंट के डेफिनेशन फॉलो हो जाएगा, और उस केस में आपको 5% का एक ऑप्शन है वो आप टैक्स पे कर सकते हो विदाउट आईटीसी। पर इसका कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, दूसरा आपको जितना भी मटेरियल यूज होने वाला है, इनपुट और इनपुट सर्विस, उसका 80% एटलीस्ट किसी रजिस्टर्ड इंसान से खरीदना पड़ेगा। 80% एटलीस्ट किसी रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया या फिर आपने लेस देन 80% परचेस किया, लेट अस से 75%, तो एक्स्ट्रा 5% का जो टैक्स है जो गवर्नमेंट इंटेंशनली लेना चाहते थे खुद के पास, क्योंकि अगर तुम परचेस करोगे किसी रजिस्टर्ड पर्सन से तो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा ना, यस और नो, तो गवर्नमेंट को टैक्स जाना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं गया क्योंकि आपने 75% ही रजिस्टर्ड से किया, तो लेट मी टेल यू, आपको एडिशनल 5% जो कम रह गया ना 80 में, उस पे यूआरडी आरसीएम आ जाएगा, जो अपना एक बाकी था ना सेक्शन 94 अनरजिस्टर्ड डीलर वाला आरसीएम, वो ये है, आपको यूआरडी आरसीएम आ जाएगा। इफ परचेज लेस देन 80%, प्रमोटर हैज टू पे जीएसटी ऑन आरसीएम ऑफ 94 सीजीएसटी एक्ट at 18% on all such inward supplies to the extent short of 80%। मतलब 5% जितना आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा यूआरडी में। अगर आपने 80% जितना रजिस्टर्ड पर्सन से खरीद लिया तो आपने सही काम किया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर, सीमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, देन प्रमोटर शैल पे टैक्स ऑन सप्लाई सच एज सीमेंट। सिंपल है, सीमेंट अगर आपने किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा तो आपको यूआरडी आ जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदो तो प्रॉब्लम नहीं है, अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो आपको यूआरडी आ जाएगा। मोरओवर, जीएसटी ऑन कैपिटल गुड्स शैल बी पेड बाय द प्रमोटर ऑन आरसीएम, और कैपिटल गुड्स के ऊपर भी आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। तो ये आरसीएम बहुत सिंपल बोलता है और कुछ नहीं, बस ये तीन ही चीज आती है। ये मैं ऊपर वाले 94 वाले हेडिंग से भी कवर करवा लेता हूँ, ये रहा जो यहाँ पे छोड़ा था अपन ने।
तो यहाँ पे बोला आरसीएम क्या होता है, जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, मतलब यूआरडी आरसीएम, जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, उस केस में अनरजिस्टर्ड डीलर वाला आरसीएम लगता है। किस पे लगता है? ये वाले कंस्ट्रक्शन वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो 80% से शॉर्टफॉल हो जाता है ना, तो उतने पोर्शन का आपको आरसीएम लग जाएगा, और सीमेंट और कैपिटल गुड्स पे आरसीएम लग जाएगा, खत्म। अब अपने वीडियो के लास्ट में आ जाते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर को कवर करने से पहले एक बार ई कॉमर्स ऑपरेटर का वो देख लेते हैं, डेफिनेशन। ऐसा पर्सन जो ओन करता है, ऑपरेट करता है और मैनेज करता है डिजिटल फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या प्लेटफॉर्म फॉर ई कॉमर्स, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब वो क्या करता है? ओम करता है, ओम या ओम जो भी बोल रहा है। क्या ओम? डिजिटल फैसिलिटी करता है या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी करता है या प्लेटफॉर्म देता है फॉर ई कॉमर्स, उसको बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब सुनो, एक होता है सप्लायर, एक होता है रेसिपिएंट। क्या होता है ना, सप्लायर ना जब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है ना, जब सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है, तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर कब लायबिलिटी आएगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसकी बात कर रहे हैं कि जब सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है, मतलब कि आपका एक होटल है, आप होटल के ओनर हो, मुझे आपके होटल में रहना है, तो मैंने क्या किया, गो आईबीबो में सर्च किया, आपका होटल आया और मैंने उसमें आपका रूम, आपके होटल में रूम बुक कर दिया। इस पर्टिकुलर केस में गो आईबीबो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? तो 9 सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि अगर आपने कोई भी इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस किया है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उस केस में टैक्स जो आएगा वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा, ना ही सप्लायर ना ही रेसिपिएंट। कौन पे करेगा? तो टेक्निकली आरसीएम में भी नहीं आ सकता और ना ही ये फॉरवर्ड में आ सकता है, तो ये कोई अलग ही लीग में चलता है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर चल जाएगा। लेकिन सब में नहीं, सिर्फ नोटिफाइड सर्विस में। सब में नहीं, किस में? सिर्फ नोटिफाइड सर्विस में। जितने भी सीजीएसटी और आईजीएसटी के प्रोविजन है ना, वो सब ई कॉमर्स ऑपरेटर पे लागू हो जाएंगे। जैसे रिटर्न फाइल करना, टैक्स भरना, गवर्नमेंट को टैक्स भरना, आईटीसी लेना, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीजें ई कॉमर्स ऑपरेटर पे लागू हो जाएगी, ठीक है। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो फॉर एग्जांपल फेसबुक है, अभी फेसबुक का फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पे कहाँ है, तो मैंने फेसबुक में एडवर्टीजमेंट करवाया, तो टेक्निकली क्या हो रहा है कि कोई मेरे को हायर कर रहा है, मैं एडवर्टीजमेंट करवा रहा हूँ और वो फेसबुक के थ्रू हो रही है, तो यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर फेसबुक हो गया। तो अब वो टैक्स कैसे पे करेगा? उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो बोलता है अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं है ना, तो उसको तो उसको कोई तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा इंडिया से, तो पर्सन रिप्रेजेंटिंग वो लायबल हो जाएगा। पर मान लो कोई पर्सन भी नहीं है ऐसा जो रिप्रेजेंट करे, तो बोलता है ये भाई फिर अपॉइंट कर उसको और उसको लायबल बनवाएंगे हम। करेक्ट है, मतलब ऐसा ही कॉमर्स ऑफ। अच्छा, हालांकि फेसबुक इसमें नहीं फॉलो होता, वो तो एग्जांपल दे दिया। तो टेक्निकली मुद्दा ये है कि मैं सप्लाई करता हूं, रेसिपिएंट सप्लाई लेता है, लेकिन हम दोनों के बीच में एक मिडल मैन है और वो है ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स भरना पड़ेगा कुछ स्पेसिफिक सप्लाईज पे, सब पे नहीं, कुछ स्पेसिफिक सप्लाईज पे। पर वो कौन पे करेगा? या तो वो खुद, अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं तो उसका पर्सन रिप्रेजेंटिंग, अगर पर्सन रिप्रेजेंटिंग भी नहीं है तो फिर उसको अपॉइंट करना पड़ेगा और वो पे करेगा। अब बात करते हैं स्पेसिफाइड सर्विस कौन सी है। पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल। पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस है रेडियो टैक्सी से, मोटर कैब से, मैक्सी कैब से या मोटरसाइकिल से, या कोई भी मोटर व्हीकल से, लेकिन ओमनी बस को छोड़ के। ये अमेंडमेंट था लास्ट आइटम में, ओमनी बस को छोड़ के, ठीक है। ओमनी बस क्या होता है? ओमनी बस मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और अडेप्टेड टू कैरी मोर देन 6 पर्सन एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। तो इसको अपन ने मजाक मजाक में क्या बोल दिया था? वो किडनैप करने वाला वैन। मूवी में बता ना, किडनैप करने वाला वैन ऐसा ऐसा करता है, अंदर घुसाता है, उनका लेके जाता है, जहां पे 6 लोगों से ज्यादा बैठ सकते ड्राइवर को छोड़ के। अब सुनो,
तो वो नहीं आता ना, तो उसके बारे में क्यों सोचना, छोड़ो ना, एक्सेप्ट ओमनीबस लिखा है। तो इसके लिए अपना क्लासिक एग्जांपल क्या हो गया, ओला उबर। यस और नो, आप ड्राइवर हो, मैं आपके आपका कैब बुक करता हूँ ओला के थ्रू, तो ओला यहाँ पे क्या हो गया, मिडल मैन, ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो वो टैक्स पे करेगा, ना आप ना मैं। दूसरा, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एन ओमनीबस, यहां से हटाया, यहां इंक्लूड किया। एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर इज अ कंपनी, मतलब कि ओमनीबस भी स्पेसिफाइड सर्विस में आ जाएगा, बस प्रोवाइडेड जो रियल सप्लायर है वो कंपनी नहीं होना चाहिए, वो एक इंडिविजुअल ड्राइवर होगा, तो ओमनीबस भी ई कॉमर्स में आ जाएगा। अगर वो इंडिविजुअल ड्राइवर नहीं है, एक अपने आप में कंपनी है, तो उस केस में कंपनी टैक्स पे करेगा एज अ सप्लायर, एज अ फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, तो सिंपल बात है, ओमनीबस भी इस कैटेगरी में आ गया। अगर ओरिजिनल सप्लायर कंपनी नहीं है तो, अगर ओरिजिनल सप्लायर कंपनी है तो नहीं। थर्ड, सर्विस बाय अकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंपसाइट एंड अदर कमर्शियल प्लेस फॉर रेसिडेंशियल एंड लॉजिंग पर्पस। अगर मैं अकोमोडेशन का सर्विस सप्लाई करता हूं ई कॉमर्स के थ्रू, मतलब वो जो अपने एग्जांपल लिया रूम वाला, और रेसिडेंट उसका सर्विस का अवेलमेंट करता है, तो इस पर्टिकुलर केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा, होटल वाला नहीं और ना ही कस्टमर। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, बोलता है अगर इस पर्टिकुलर केस में पर्सन जो ओरिजिनल सप्लायर है ना, वो खुद एक लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे सेक्शन 22, इसके अंदर कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल किया गया है। अगर वो लायबल है अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 1, तो उस केस में वो खुद पे करेगा। तो इसका एग्जांपल अपन ने क्या बताया था, ताज। देखो ताज का टर्नओवर इतना तो है कि जीएसटी वो भरने वाला है, तो जब वो खुद इतना बड़ा टर्नओवर है, मतलब वो खुद लायबल है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के, तो उस पर्टिकुलर केस में मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, जिसके भी थ्रू मैंने ताज में होटल बुक कराऊ, रूम बुक कराऊ, ताज वाला ही टैक्स पे करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं। लेकिन एक ऐसा छोटा इंसान है जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर क्रॉस नहीं हो रहा है, मतलब वो लायबल नहीं है किसी भी रीजन से रजिस्ट्रेशन का, तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल में मेक माई ट्रिप लिख दिया मैंने। फिर आता हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग और कारपेंटरिंग का सर्विस दिया, इसमें भी सेम प्रोविजन है, एक्सेप्ट पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड। ओरिजिनल सप्लायर अगर लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए तो ओरिजिनल सप्लायर टैक्स पे करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। इसका एग्जाम्पल अपना क्लासिक अर्बन कंपनी। ठीक है, अर्बन कंपनी में हाउसकीपिंग और ये सब होता है ना, कारपेंटरिंग, प्लम्बिंग का सर्विस। एक बात बताओ क्या तुम्हें, ये जो पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड है ना, ये ओला उबर में नहीं है। मतलब कि मैं इतना बड़ा ड्राइवर हूं कि मेरा टर्नओवर 40 लाख है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, तो भी ओला उबर ही पे करेगा, ये याद रखना। देन ये नया ऐड है कि सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन सर्विस स्पेसिफाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स एटसेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। सिंपल है, अगर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड हो रही है लेकिन वो स्पेसिफाइड प्रीमाइस को छोड़ के, ये स्पेसिफाइड प्रीमाइस क्या होता है ये मैं अभी बताऊंगा। तो अगर मैं रेस्टोरेंट सर्विस का सप्लाई करता हूं और ये अदर देन सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स एटसेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस छोड़ के, तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा और ना कि ओरिजिनल सप्लायर। इसका क्लासिक एग्जांपल है जोमैटो, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड तो कर रहा है ओरिजिनल सप्लायर, किसके थ्रू, जोमैटो के थ्रू, किसको, कस्टमर को, तो जोमैटो टैक्स पे करेगा, वो नहीं। बट स्पेसिफाइड प्रीमाइस को छोड़ के, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस? स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वुड मीन premise providing hotel accommodation service having declared tariff of any unit of accommodation above 7,000 per unit per day or equivalent। कुछ टर्मिनोलॉजी को समझा देता हूं। डिक्लेयर्ड टैरिफ का मतलब होता है कि आप किसी होटल में जाओ, होटल वाले आपके हाथ में जो पेम्पलेट्स और वो सब देते हैं ना, कि देखो भाई हमारे एक रूम का रेट ये है, अमेरिकन प्लान ये है, यूरोपियन प्लान ये है, इसका इतना रुपया, नाइट का इतना, कपल का इतना, सिंगल बेड है इतना, ये जो प्राइस है ना, ये डिक्लेयर्ड टैरिफ है। वो अपनी टैरिफ को, अपने रेट को डिक्लेयर कर रहे हैं। वो डिक्लेयर्ड रेट पर यूनिट पर डे अगर 7,000 7,500 से ज्यादा है और वो अकोमोडेशन का सर्विस देता है, मतलब जस्ट लाइक ताज और रेडिसन ब्लू और वैसे सब,
तो उस पर्टिकुलर प्रीमाइस के अंदर जो रेस्टोरेंट सर्विस है ना, खाने वाला सर्विस, उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ के। ठीक है ना। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि 7,500 की रूम नहीं खरीदनी है तुम्हें, लेकिन तुम अगर ताज में जाके चाय पियोगे ना, तो वो और तुमने ये जोमेटो से कुछ किया है ऑर्डर या जो भी, मतलब जो भी आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर का हेल्प लिया है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। इस केस में ताज ही टैक्स पे करेगा। समझा? ये मुद्दा है। अब इसके अंदर ना कुछ ऐसे सब क्लैरिफिकेशन दिया है। टेक्निकली ये क्लैरिफिकेशन ना तुम्हें अभी नहीं समझेगा, जब पूरा कोर्स पढ़ लोगे तब समझेगा। तो मैं रिवीजन में ऐड तो नहीं कर पाऊंगा, पर मैं ट्राई करता हूं कि आपको कितना एक्सप्लेन कर पाऊं। ई कॉमर्स ऑपरेटर पे टीसीएस लगता है, तो ये बोलता है कि ये वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना अलाउड नहीं है। ठीक है, ये स्पेसिफिक सर्विस पे। फिर बोलता है कि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की भी जरूरत नहीं है। फिर बोलता है ई कॉमर्स ऑपरेटर टू पे टैक्स एनी रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू देम इंक्लूडिंग सर्विस सप्लाइड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो टेक्निकली यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन है ना, ये क्लैरिफिकेशन पूरे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी के सिलेबस में जहां जहां ई कॉमर्स ऑपरेटर है सबके क्लैरिफिकेशन है। ये क्लैरिफिकेशन का रिवीजन के तौर पे मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ये इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर इस पर्टिकुलर केस में, स्पेसिफाइड प्रीमाइस के केस में, उसको ई कॉमर्स ऑपरेटर मानो ही मत। क्योंकि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर होता ना तो उसको टीसीएस वगैरह लग जाता है, या मे भी सारे प्रोविजन लग जाते हैं। आप ये पूरा रीड करोगे आपको समझेगा कि ये सबसे जगह से हटाया जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने को बोल रहा है ओरिजिनल सप्लायर को। चलो, इस तरह से अपना ये वाला पॉइंट खत्म होता है। लास्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। ई कॉमर्स ऑपरेटर का फुल फॉर्म क्या कौन होता है? जो ओन करता है, ऑपरेट करता है या मैनेज करता है डिजिटल फैसिलिटी या डिजिटल प्लेटफॉर्म, या कोई प्लेटफॉर्म देता है, या कोई भी आपको फैसिलिटी देता है, किसके लिए? फॉर ई कॉमर्स, तो उसको ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं। अगर ओरिजिनल सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है कस्टमर को, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा, सब पे नहीं, स्पेसिफिक सर्विस में। पहला ओला उबर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इस केस में वो टैक्स पे करेगा। दूसरा ओमनीबस के केस में अगर ओरिजिनल सप्लायर कंपनी है तो फिर 9(5) नहीं लग सकता, लेकिन अगर ओरिजिनल सप्लाई कंपनी नहीं है तो फिर 9(5) लग के ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। फिर आता है अकोमोडेशन ऑफ होटल, इन, गेस्ट हाउस, कैंप साइट और अदर कमर्शियल प्लेस, तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। लेकिन ओरिजिनल सप्लायर खुद लायबल है रजिस्ट्रेशन का, तो वो टैक्स पे करेगा। हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग और कारपेंटरिंग में ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा, लेकिन ओरिजिनल सप्लायर खुद लायबल है रजिस्ट्रेशन का, तो वो टैक्स पे करेगा। देन वी हैव रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस भी अगर कोई सर्विस सप्लायर, ओरिजिनल सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट सर्विस में स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाले नहीं आते। स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाले वो लोग जिसका जो खुद का एक होटल है, उसके अंदर एक रेस्टोरेंट है, और वो होटल का डिक्लेयर्ड टैरिफ 7,500 पर डे पर यूनिट का से, मतलब पर डे पर यूनिट का भाव 7,500 से ज्यादा है, तो वो लोग इसमें नहीं आते। ठीक है, इस तरह से अपना 9(5) होता है खत्म, और इस तरह से अपना ये सेक्शन भी, ये चैप्टर भी खत्म होता है। देन वी हैव कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी अपन नेक्स्ट रिवीजन वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक प्लीज पढ़ते रहो, एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन में भी डाउट है, अपने क्वेश्चन बैंक में भी, तो आप मेरे को तुरंत मैसेज वगैरह कर सकते हो। देन अगर कंटिन्यूस आप देखते जाओ रिवीजन लेक्चर्स, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होते जाएगा। ठीक है, थैंक यू।